everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with a new unit of 12th chemistry, that is unit 4 of chemical kinetics. तो surface chemistry already हमने complete कर ली है. अब हमारी next important unit आती है chemical kinetics की. तो इसको हम 4 parts में cover कर लेंगे. आज के पार्ट में हम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, अब अपने चैनल पे सब्सक्राइब बटन के साथ साथ ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो आप लोग अब चैनल के मेंबर जो है वो बन सकते हो. तो मेंबर बनने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको लेके मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप उसे देख सकते हो. ओके, इसके अलावा डाउटनट ऐप के थ्रू आप अपने सारे डाउट्स इंस्टेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट. तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं ये समझने में हमारी मदद करता है. अब जो केमिस्ट्री है हमें पता है कि अब उसका नेचर ही ऐसा है कि वो चेंज के साथ डील करती है. कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू दूसरे तरीके के सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं. केमिस्ट हमेशा किस ताक में रहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो फीजिबिलिटी है वो क्या है, या किस एक्सटेंट तक हमारा एक रिएक्शन जा सकता है, या फिर जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या है. अब फीजिबिलिटी और एक्सटेंट के साथ ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है कि उस केमिकल रिएक्शन की रेट क्या है और उस रेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं. ठीक है. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म्स इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. तो वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि रिएक्शन रेट्स की स्टडी के साथ डील करती है, उनके मैकेनिज्म्स के साथ डील करती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स. जो वर्ड काइनेटिक्स है वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से डिराइव हुआ है, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट. अब जो हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था वो सिर्फ हमें एक रिएक्शन की फीजिबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है. जैसे जो थर्मोडायनामिक डेटा है वो क्या इंडिकेट करता है कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन रियलिटी में जो कन्वर्जन रेट है वो इतनी स्लो होती है कि चेंज परसेप्टेबल ही नहीं रहता है. इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि डायमंड जो है वो फॉरएवर है, यानी कि हीरा है सदा के लिए, जो टैगलाइन बनी हुई है वही चीज़ है. अब काइनेटिक की जो स्टडीज़ हैं वो ना हमें एक स्पीड या रेट बताती हैं केमिकल रिएक्शन की, बट ये भी बताती हैं कि किन कंडीशंस में हम रिएक्शन रेट्स को ऑल्टर करा सकते हैं. अब कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब हमारी रिएक्शन रेट को इफेक्ट करते हैं. देन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं कि कितना अमाउंट रिएक्ट हो रहा है, कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है, और जो कंजम्पशन की रेट है, जो फॉर्मेशन की रेट है वो कितनी है. और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम क्या डिस्कस करते हैं, ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें हम उनका ओरिएंटेशन या जो कोलिजन्स हो रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, ये सब हम उसमें डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो इस यूनिट में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आखिर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता क्या है. तो आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो कि है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि आयनिक रिएक्शन, जो बहुत तेजी से होते हैं. जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें तो हमारा फटाफट से सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. दूसरी तरफ कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, जैसे आयरन की रस्टिंग जो होती है एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में. तो वो ये नहीं है कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया हमारा लोहा और फटाफट से हमारी रस्टिंग हो गई, ऐसा नहीं है. बहुत टाइम लेता है वो प्रोसेस, और बहुत दिनों में जो है जंग लगती है. अब कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस, जो कि एक मॉडरेट स्पीड से आगे बढ़ते हैं. तो तीनों टाइप के रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले, बहुत ही स्लो होने वाले, और एक मॉडरेट स्पीड में होने वाले. अब हमें ये पता है कि अगर हमें एक व्हीकल की, एक ऑटोमोबाइल की स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे
कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उससे हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। जैसे आप कार में जा रहे हो या आप स्कूटी पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, तो आप कैसे पता करोगे कि मेरे कार की एवरेज स्पीड क्या रही, मैं घर से कॉलेज गई या मैं घर से स्कूल गया तो क्या रहा मेरा। तो वो आप कैसे निकालोगे, आपके घर से स्कूल या घर से कॉलेज तक का डिस्टेंस और जितना आपको टाइम लगा, तो उसको आप जब फॉर्मूले में पुट करोगे स्पीड वाले में, तो आपको डिस्टेंस बाय टाइम करके स्पीड पता चल जाएगी। इसी तरीके से जब हमें रिएक्शन की स्पीड या उसकी रेट को डिफाइन करना होता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है, वही उस रिएक्शन की रेट या स्पीड होगी। अब इसको हम दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला क्या है, या तो हम किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो डिक्रीज आ रहा है उसकी रेट को पता करें, या फिर दूसरा कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना इंक्रीज आ रहा है उसकी रेट को हम पता करें। इन दोनों में से हम किसी को भी कर सकते हैं। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो वॉल्यूम है सिस्टम की वो कांस्टेंट है। तो जो हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है वो है R गिव्स अस P, यानी कि रिएक्टेंट्स गिव अस प्रोडक्ट। अब 1 मोल रिएक्टेंट जो है R का वो 1 मोल प्रोडक्ट बना रहा है P का। तो अगर R1 और P1 ये कॉन्सेंट्रेशंस हैं R और P की T1 टाइम पे, और दूसरी तरफ आती है R2 और P2 ये है T2 टाइम पे, तो जो डेल्टा T होगा हमारा वो क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी कि जो डेल्टा R की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, R2 की कॉन्सेंट्रेशन माइनस R1 की कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से डेल्टा P भी हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा हमारा, P2 की कॉन्सेंट्रेशन माइनस P1 की कॉन्सेंट्रेशन। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है हमें पता है कि हमने क्यों यूज किया है, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है उसको। अब अगर हम R की डिसअपियरेंस रेट निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए कि जितना डिक्रीज हुआ है R की कॉन्सेंट्रेशन में अपॉन जितना टाइम हमने लिया है। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R होगा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T के। और अब जो P का अपियरेंस आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट अपियर होगा, तो जो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ P होगा वो क्या होगा, जो इंक्रीज हो रहा है P की कॉन्सेंट्रेशन में अपॉन जो टाइम लग रहा है हमें, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और यहाँ में माइनस लगेगा क्योंकि ये कम हो रहा है और P जो है वो बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब क्योंकि डेल्टा R जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ रिएक्शन को एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना सकते हैं। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई हमारी, डेल्टा R बाय डेल्टा T और डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता रही हैं, यानी कि R एवरेज। अब एवरेज रेट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पहला तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है और उस चेंज को आने के लिए जितना टाइम लग रहा है, उन दोनों चीज़ों पे हमारी एवरेज रेट जो है वो डिपेंड करती है। क्लियर हो गया। अब ये जो आपको दोनों ग्राफ दिखाई दे रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट है रिएक्शन की। ये कॉन्सेंट्रेशन दिखा रखी है इसमें रिएक्टेंट्स की, तो देखो धीरे 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 कम होती जा रही है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे हमारे कॉन्सेंट्रेशन बता रखी है प्रोडक्ट्स की। तो पहले इनिशियल टाइम पे बिल्कुल जीरो थी और फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। तो किसी भी टाइम पे अगर हम आर एवरेज निकाल रहे हैं तो उसको हम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से कैलकुलेट करेंगे, और डेल्टा पी हमें पता क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। इसी तरीके से जब हम आर एवरेज कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट्स के लिए तो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें पता है डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1, और डेल्टा टी की है T2 माइनस T1। तो ये हम कैलकुलेट कर पाए। क्लियर हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो हमें ये तो पता चल गया इन दोनों हमारी इक्वेशन से जो ऊपर हमने लिखी है कि यूनिट जो है रेट की वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है और टाइम सेकेंड्स में है तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन गैसियस रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस की उसे हम उनके पार्शियल प्रेशर की टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए उनके लिए जो यूनिट रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन की वो होगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। क्लियर हो गई ये चीज।
अब एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे जिससे इजीली एक चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ब्यूटाइल क्लोराइड की कुछ कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी है अलग अलग टाइम पे, उसके हिसाब से उसमें पूछा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो उसके हिसाब से जो एवरेज रेट निकाली गई है ब्यूटाइल क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस की, वो है इस चार्ट में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी एवरेज रेट है वो 1.90 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड से 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड के बीच में फॉल कर रही है। ठीक है, ये सारी एवरेज रेट्स हैं इसकी, तो इन दोनों के बीच में आ रही है। लेकिन सपोज करो अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालनी है, तब हम एवरेज रेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए अगर हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी की रेट को एक्सप्रेस करना है तो हम उसकी इंस्टेंटेनियस रेट निकालें। और इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? व्हेन वी कंसिडर द एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल से dt, दैट इज व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस 0। तो ये कब ऑब्टेन करते हैं? जब हम एवरेज रेट को सबसे छोटी टाइम इंटरवल में कंसिडर करते हैं, यानी कि dt में, यहाँ जब हमारा डेल्टा t ऑलमोस्ट 0 हो गया है। Hence, mathematically, for an infinite simile, small dt instantaneous rate is given by। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, हमें पता है कि आर एवरेज क्या है हमारा, इट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या फिर इट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब हमने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट अगर हमें निकालनी है तो उसमें डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसीलिए जो आर इंस्टेंटेनियस निकालेंगे हम, वो होगी माइनस डी आर अपॉन डी टी, या फिर डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, तो जो हमने ब्यूटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराया तो उसमें ये ग्राफ बनाया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट जब हमने कैलकुलेट की। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो 600 सेकंड्स पे आ रही है। जैसे पर्टिकुलर सेकंड पे हमें निकालनी है 600 सेकंड पे कौन सी रेट चल रही है, 800 सेकंड पे उसकी क्या रेट चल रही है, तो उसमें हम टाइम इंटरवल नहीं ले सकते, तो उसमें हम इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो निकालेंगे। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? जैसे हमने ये पूरा ग्राफ निकाल दिया इंस्टेंटेनियस रेट का, ठीक है। अब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ, और फिर हम उसका स्लोप जो आया है हमारा उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लगे हाथों हम आर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर लेते हैं 600 सेकेंड्स पे। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमने यहाँ पे टेंजेंट बना लिया और टेंजेंट का ये स्लोप है, तो इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो ये हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हमने ले लिया 0.0165 मोल्स पर लीटर, और ये हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जो कि है 0.037 मोल्स पर लीटर। इनिशियल टाइम क्या है हमारा? 400 सेकेंड्स, और फाइनल टाइम क्या आ रहा है इस टेंजेंट के हिसाब से? 800 सेकेंड्स। तो आर इंस्टेंटेनियस को हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, अंदर लिखेंगे 0.0165 माइनस 0.037 अपॉन 800 माइनस 400 सेकेंड्स। तो ये जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस प्लस में, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5.12 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसी तरीके से हम 250 सेकेंड्स पे, 350 सेकेंड्स पे, 450 सेकेंड्स पे किसी पे भी आर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जैसे Hg प्लस Cl2 गिव्स अस HgCl2। तो ऐसे रिएक्शंस में जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सेम है, तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T, या फिर माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, या फिर डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है किसी भी रिएक्टेंट की ले लें हम, चाहे वो प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस के सिमिलर आएगी, चाहे हम ये वाला रिएक्टेंट ले लें और चाहे हम ये वाला रिएक्टेंट ले लें। जितनी ये डिसअपियर होगी उतना ही ये अपीयर होगा हमारा प्रोडक्ट। लेकिन एक दूसरा टाइप का रिएक्शन है, जैसे 2HI गिव्स अस H2 प्लस I2। तो यहाँ पे 2 मोल्स HI जब डिकम्पोज करेंगे तो वो H2 और I2 का एक एक मोल बनाएंगे।
तो इस तरह के रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर नहीं है, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रहेगी किसी भी एक रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ अपीयरेंस रहेगी उसे हम उनके जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनसे डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है कि जो HI की कंजम्पशन रेट है वो इनकी अपीयरेंस या फॉर्मेशन रेट के डबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं। इसीलिए उसको इक्वल बनाने के लिए जो हमारा डेल्टा HI वाली टर्म हम लिखेंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन की जो रिएक्शन रेट होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T, और हमें 2 से डिवाइड करना है इसलिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T और डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। क्लियर है? ऐसे ही एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स अस 3Br2 प्लस 3H2O। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे इसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको हमने 1/5 से डिवाइड कर दिया और ये माइनस में रहेगा। देन दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा T। इसका तो एक ही है हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल, तो एक ही रहने देंगे, या फिर इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पे हमारे इसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा T जो कि 3 से डिवाइड होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T जो भी 3 से डिवाइड हो। क्लियर हो गया? अब एक गैशियस रिएक्शन जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर जो होगा स्पीशीज का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, इसीलिए उसकी रेट को हम रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करवा सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और उसी के साथ 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।